हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदौली वाला में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा खट्टा चीज़, मीठा चीज़ और हल्का कड़वा चीज़ का यूज करते हैं हम। जैसे कि हम अम्ल को ले लेते हैं, नींबू का यूज करते हैं, अम्ल और सिरका का यूज करते हैं। सिरका जैसे गन्ने का सिरका हो गया, अन्य पदार्थों का सिरका हो गया, अन्य फल का सिरका हो गया। और एसिड बेस एंड साल्ट और लवण यानी नमक का यूज करते हैं हम अपने डेली लाइफ में नमक का हर जगह यूज करते हैं। जैसे कि सब्ज़ी हम बनाते हैं या दाल बनाते हैं, कुछ भी हम खाने के लिए बनाते हैं, अगर उसमें नमक नहीं रहेगा तो हम नहीं खा पाएंगे। अच्छा, उसका स्वाद के लिए, उसके स्वाद के लिए नमक का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या ये होता है। तो दोस्तों, एक प्रयोग के माध्यम से, जैसे एक नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देता है, ये अम्ल होता है। एक उसी प्रकार से क्षार होता है, उसी प्रकार से हम एक प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग करते हैं उस पर कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जार ले लेते हैं, परखनली। ठीक है, एक परखनली लेते हैं, उसको एक स्टैंड के सहारे उसको एक स्टैंड के सहारे बांध देते हैं। ठीक, स्टैंड लगा देते हैं, उसको ऐसे बांध देते हैं और इसमें जिंक का टुकड़ा, जेडीएन का छोटा छोटा टुकड़ा इसमें डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक परखनली लेते हैं, उसमें जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए ये क्या है, ये स्टैंड है, ये आपका स्टैंड है, ये इसमें जिंक है और इसमें क्या कहते हैं, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO4 इसमें उसका विलयन डाल देते हैं। जैसे इसमें डालेंगे तो इसमें से कुछ बुलबुले नुमा बाहर निकलेगा, यहाँ से कुछ बुलबुला बाहर निकलेगा, यहाँ से ऐसे होते हुए बाहर निकलेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पाइप डालते हैं। ठीक है, और उसको एक बड़े जार में उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे, ठीक, यहाँ से आई पाइप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। जब हम इसको देखते हैं कि यहाँ से जब हाइड्रोजन, जैसे कि जिंक से जैसे क्रिया कराएंगे, देखिए एक समीकरण के माध्यम से समझ लीजिए इसको, जेडीएन प्लस H2SO4 जैसे हम क्रिया कराएंगे, जेडीएन SO4 हो जाएगा प्लस H2 बाहर निकलेगा, गैस आपकी क्या होगी, ये बाहर निकलेगी। जैसे H2 बाहर निकलेगी, ये इसमें से होते हुए इसमें जाएगी और इसमें हम जार में क्या करते हैं कि साबुन का घोल ले लेते हैं। इसमें साबुन का घोल ले लेते हैं जी। इसमें जैसे हाइड्रोजन गैस आएगी, इसमें से होते हुए बाहर निकलेंगे, ऐसे होकर बाहर निकलेंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसका मतलब कि प्रेक्षण करने के लिए, इसको जानने के लिए ये एक्चुअली में निकल रही है या नहीं निकल रही है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मोमबत्ती रखते हैं, मोमबत्ती या कुछ जलता हुआ चीज़, यहाँ पर लैम्प कुछ भी हो, यहाँ पर आग वाली सामान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए मोमबत्ती रख देते हैं, तो क्या होगा कि जैसे बुलबुले से बाहर निकलेगी, साबुन का बुलबुला तो रहेगा ही, साबुन के बुलबुले के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी रहेगी। जो साबुन का बुलबुला है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी रहेगी और जैसे ही वो बाहर निकलेगा, वो बुलबुले के साथ बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और जैसे यहाँ पर आग के पास आएगा तो ऊपर वाला परत जो साबुन का परत है वो टूट जाएगा और वो क्या है, उसी प्रकार से फट फट की आवाज़ आएगी, उसमें से फट फट की आवाज़ आती है। जब ये ऐसी आवाज़ आएगी तब आप जान जाएंगे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है दोस्तों, यही आपका है इसमें। और नेक्स्ट आता है दोस्तों कि अम्ल का प्रेक्षण कैसे करें, कि जैसे कि अम्ल है, क्षार है। अम्ल ये होता है कि जैसे कि हम एक समीकरण के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं हम, कि
कि ये अम्ल किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक, इसका एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाना। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि मान लीजिए कोई सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, ठीक है, उसका Na2CO3 का कोई भी मतलब कि कोई भी अम्ल के साथ 2HCl ले लेते हैं, के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा और प्लस में CO2 गैस बाहर निकलेगी। NaCl, H2O और CO2, ठीक है। कोई भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम NaCO3 लेते हैं। जब इसको हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl प्राप्त होगा प्लस CO2 प्राप्त होगा प्लस H2O प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसको हम कोई किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर, कि कोई भी एसिड है जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उसका क्या होगा ना कि जैसे कि उस धातु जो है, मान लीजिए सोडियम को ही ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हम लिए हुए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा कि ये जो H है ना, ये बाहर निकाल लेगा और सोडियम क्या करेगा, Cl को अपने पास ले लेगा। पीछे पढ़े हैं ना विस्थापन विस्थापन अभिक्रियाएं, उसी प्रकार से ये Na क्या करेगा, HCl को अपने पास ले लेगा तो NaCl बना लेगा। NaCl के आगे लवण हो गया एक, ये हो गया लवण और ये क्या हो गया, जल हो गया। H2 है यहाँ पर, H2 बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन हुए और O, ये O यहाँ से एक O ले लेगा तो ये जल बना लेगा। ये लवण बना लिया, जल बना लिया और जो बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। और उसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा कि सोडियम को लेते हैं, NaCO3 को HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनेगा, H2O बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आकर ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये है इसमें धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। ठीक है, और उसके बाद और आपका ये आपको समझ में आ गया। ये एक बार स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए कि आपका नोट्स में लिखने में फायदा रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों बस फ्रेंड्स बस यही समझना है कि किस प्रकार से ये रिएक्शन कर रहा है, किस प्रकार से क्या कर रहा है, बस ये समझना है कि नॉर्मली बस मेरा रटना नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। पेपर में यही होता है कि थोड़ा सा रटने की कोशिश किए और वही वो भूल जाएंगे। रटने के बाद कुछ समय के लिए बस माइंड में रहता है, उसके बाद भूल ही जाता है। लेकिन आप समझे रहेंगे तो किसी प्रकार से कुछ भी थोड़ा बड़ा नहीं भी आएगा तो आप बनाकर लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रॉब्लम उसमें पेपर में नहीं हो। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और आपके फ्रेंड्स हो, आपके दोस्त हो, जो जिगरी यार होते हैं आपके, उनको अगर मतलब कि ज़रूरत हो तो आप अपने साथ लीजिए। इस फैमिली में ये आप लोगों की एक फैमिली है, तो इस फैमिली में ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, देखिए उसको हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और नोट्स की बात हुई तो नोट्स आप जैसे कि ये बनवा रहे हैं ये आप बनाते जाइए और टेलीग्राम चैनल एक मैं अपना बनाऊंगा, उसमें जितना भी PDF होगा उसमें PDF अपलोड करेंगे। ठीक है,
PDF अपलोड करके, तो आपका भी नोट्स उसमें देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस भी आपको करवाना है अभी। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो मैं आप लोगों का ये केमिस्ट्री, ये जो साइंस है, 1 महीने के अंदर, 1 महीना ज़्यादातर नहीं लगेगा, 1 क्लास 2 दिन में, 3 दिन में हो रहा है। तो मान के चलिए कि 4 क्लास इसमें है केमिस्ट्री में और 4 क्लास फिजिक्स में है। तो इस दोनों क्लास में आप मान के चलिए कि 3 क्लास लगेगा, तो 15-20 दिन लगेगा, 15-20 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों, जब हम लवण, ये जो बेस है, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। वो जब बेस, मान लीजिए कि NaOH बेस है, NaOH, ठीक है, उस HCl के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो लवण बनता है, ठीक है। NaCl बने लवण और जल, लवण और जल, NaCl है, NaCl बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, H2O। जब NaOH का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दोस्तों ये NaCl बनेगा, आपका लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। और क्षार के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो यही लवण और जल बनेगा। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, जैसे भी आप पहले NaCl को इससे रिएक्ट कराइए, HCl को इससे रिएक्ट कराइए, तो वही लवण ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है pH वैल्यू, pH मान। ये क्या होता है, आपको अच्छे से मैं समझा रहा हूँ कि pH मान होता क्या है। ये एक जर्मन भाषा है, ठीक है। ये एक pH है, ये P सबसे जो पहले है, इसका अर्थ होता है पावर। ये एक जर्मन भाषा है, इसका अर्थ होता है पावर, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी केमिकल, कोई भी लिक्विड जो है वो किस फॉर्म में है, वो बेस है या फिर एसिड है, ठीक है। तो इसका यूज करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे कि उन्होंने आया और उनको ये महसूस हुआ कि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने एक स्केल दिया, स्केल मतलब यानी 1 से 14 तक, 1 to 14 तक, और बीच में 7, 1 to 14 तक एक स्केल के माध्यम से उन्होंने बताया कि जब भी कोई भी लिक्विड का एक से मान, कोई भी लिक्विड का मान 1 से 7 के बीच में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जब वही लिक्विड का मान, जो कोई और लिक्विड लेते हैं, जब उसका मान 7 से 14 तक रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नींबू का रस क्या है, अम्ल है ना। नींबू का रस अम्ल है तो उसका मान होता है 2.2 के करीब, 2.2 के करीब। और मैग्नीशियम का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को लेते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मान जो होता है तो वो आपका ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 4 के करीब होता है, मेनली 4 के करीब होता है, ठीक है। इसका मान मिल्क ऑफ सॉरी इसका मान 10 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मान 10 होता है, और जल का मान 7 होता है, वाटर का मान 7 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इस वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि एक हम लोगों को एक रास्ता उन्होंने बता दिया कि हम उसको कैसे पहचानेंगे। अगर आपको ऐसे ही कोई लिक्विड दे दिया जाए तो आप पता नहीं चलेगा कि ये किस प्रकार का लिक्विड है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि उसका मान जो है स्केल पे उसका मान क्या है। तो हम जैसे आपको लिख दिए कि वाटर पानी का pH वैल्यू कितना है तो हम कह सकते हैं 7, और ये सिरका का pH वैल्यू कितना है, pH वैल्यू उसका भी बता सकते हैं। जैसे कि एक जठरस होता है उसका जठरस, उसी को सिरका बोलते हैं, 1.2 के करीब होता है। तो ये क्या होता है, ये भी एक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों।
इस प्रकार से पीएच वैल्यू आपको पता चल गया। और पीएच वैल्यू का महत्व हम क्या कर रहे हैं, महत्व इसी के आधार पर हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। और एक और बात है, जैसे कि क्षार को पहचानने का, क्षार बेस है, बेस बेस हो गया, और उसको क्षार को और लवण को पहचानने का, क्षार को और अम्ल को, एसिड को, एक और उपाय है कि जब हम देखते हैं जब कोई पदार्थ में H+ आयन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे H+ आयन निष्कासित कर रहा है, तो वो उसमें क्या होगा, H+ आयन निष्कासित कर रहा है तो वो अम्ल होगा। जब भी OH- निष्कासित करेगा, OH- H+, जब H+ निष्कासित करेगा तो एसिड होगा, और OH- निष्कासित करेगा तो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं कि हम ये बेस है और ये एसिड है। ठीक है, और उसके आगे आता है आपका, इसको पहचानना आसान हो गया। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, एसिड का, बेस का, जैसे हमारे पेट में दर्द हो गया तो उसमें हमारा पेट उपयोग होता है कि हमारा उदर जो होता है, पेट, जैसे हम खाना जब खाते हैं, जब हम डेली खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, उसी में भरे रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि पेट हम लोग का जो है, पेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड जो होता है वो उत्पन्न करता है। वो क्या करेगा, धीरे 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 उस भोजन जो है उसको लगेगा उसमें गलाने, जैसे जैसे गलाते जाएगा उसको धीरे धीरे वो भोजन पचता जाएगा और हमारा पेट कुछ टाइम में खाली होता है, फिर भोजन के लिए तैयार हो जाता है कि हम फिर भोजन चाहिए उसको, तब आपको भूख लगती है। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन करता है। और अम्ल होता है जो, जैसे कि ज़्यादा अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हम क्या करते हैं कि इनो पीते हैं और उसके बाद अनेक क्षारीय चीज़ें लेते हैं जिससे कि हम वो मैनेज कर सकें। जैसे ऊपर पढ़े हैं ना कि जब ये बेस है और ये एसिड है, जब इस दोनों को मिलाएंगे तो लवण बनेगा। तो ये लवण क्या होता है, उदासीन होता है। लवण क्या होता है, उदासीन होता है, वो कोई नहीं होता है, मतलब पेट जो है आपका, पेट में जो HCl की मात्रा ज़्यादा है, पेट दर्द कर रहा है, उसमें जलन हो रहा है, वो आराम कर देगा, ठीक कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और टॉपिक देख लीजिए कि जैसे कि हम लोग के मुंह में जो लार्वा होता है वो 5.6 तक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ 5.6, 5.5 इतना ही रहेगा। अगर उससे कम हो गया तो हम लोग का दांत जो है टूट जाएगा, और दांत कुछ नहीं रह जाएगा, हम हंसेंगे भी तो वही मसूड़ा दिखाई देगा और कुछ नहीं। और यही बस इतना ही रहता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और वर्षा का जल जो होता है 5.6 तक होता है, उससे कम होगा तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो अम्लीय वर्षा होती है ना, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो हम कुछ टॉपिक वो लिख रहे हैं कि उसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जैसे कि, और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका है, सिरका में सिट्रिक अम्ल एसिटिक अम्ल पाया गया। और चींटी का जो डंक मारती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, उस प्रकार से हम इस पर अभी लिखते हैं, उसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये जितने भी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में एक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और खट्टा दूध जो दूध को ज़्यादा टाइम का हो जाता है, सुबह का शाम तक रखा जाता है, जो खट्टा हो जाता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी का डंक, जो चींटी काटती है लाल जैसा हो जाता है और वहाँ पर फूल जाता है,
वहाँ पर मैथेनाइक एसिड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, आगे जो कंपटीशन देंगे उसमें भी ये सब आता है बेसिक में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। हो गया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं कि इसमें अब क्या क्या होता है। तो दोस्तों जब देखते हैं आप कि बीच में पेपर होता है और कभी कभी पढ़ाई की वजह से भी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जैसे कि कभी कभी ये होता है कि अपनी आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने में, चलो कल पढ़ते हैं, परसों पढ़ते हैं। तो दोस्तों इससे डिमोटिवेट मत होइए आप लोग। डिमोटिवेट होने का मतलब कुछ शरीर का एक पार्ट होता है, जो मतलब शरीर जो होती है ना एकदम शिथिल पड़ जाती है। ये होता है कि छोड़ जाने तो आज नहीं कुछ करेंगे, कल करते हैं, क्या होगा, आज एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए मैंने कुछ लाइन लिखा है आप लोगों के लिए। फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। यदि कुछ अच्छा चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, और यही कुछ मिले या ना मिले, यदि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं समझिए पीछे जा रहे हैं, अगर वही बस संभल गए तो समझिए कि कुछ और अच्छा लिख के आपके तकदीर में कुछ और पाना चाहते हैं, इसीलिए ये नहीं मिला आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्राप्त करते हैं। जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड की जो सोडियम क्लोराइड है उसको H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, NaOH बनता है, और प्लस में NaOH और यहाँ पर HCl। ठीक है, Cl यहाँ पे NaOH बन गया नहीं, और H2O बनेगा प्लस, और ये C है तो क्लोरीन है। यहाँ पर NaOH, OH इसमें से ले लिया, NaOH बन गया और H2O हो गया यहाँ पर, और बस क्लोरीन यहाँ बचा, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं, NaCl को पहले लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। इस प्रकार से जब अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन करेगा तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जल बन गया, और क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। क्लोरीन गैस ये पूछ देगा क्लोरीन गैस को कैसे प्राप्त करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सकते हैं। और जब क्लोरीन गैस को पूछे और हाइड्रोजन गैस को पूछे कि क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ होती है, तो क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन गैस वो एनोड पर होती है, प्लस पर, और हाइड्रोजन गैस होती है वो माइनस पर होती है, कैथोड। एनोड और कैथोड होती है। ठीक है दोस्तों, और आगे का है, आगे आपका आता है कि विरंजक चूड़ क्या होता है। विरंजक चूड़, जब सोडियम क्लोराइड को लेते हैं या फिर कैल्शियम, जब सोडियम क्लोराइड को NaCl को लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होता है। यहाँ पर जो इसको जल रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन प्राप्त होता है, इसको जल को छोड़ दीजिए, जो क्लोरीन प्राप्त होता है, अब NaOH जो है प्राप्त हो गया यहाँ पे,
अब यहीं पर Ca कैल्शियम ले लेते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है हमको। यहाँ पे जब हम Ca ले लेंगे, CaCl कैल्शियम क्लोराइड, तो हमें Ca और OH प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा हमको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि CaOH2 प्लस इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्या करेगा, क्लोरीन को अपने साथ ले लेगा, CaOCl2 प्लस अब क्या बचेगा H2O जल, H2O जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही है विरंजक जो कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2 विरंजक चूर्ण, यही है विरंजक चूर्ण। इसको क्या करते हैं कि जैसे कि वस्त्र उद्योग जो होता है, जब वस्त्र उद्योग जहाँ वस्त्र बनता है वहाँ पर विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। और जहाँ पेपर बनता है, पेपर और कागज़, ये सब पेपर जो होता है वाइट कोई भी पेपर जिस पर हम लिखते हैं वो बनता है। और जब लकड़ी को उसको मज्जा जैसा बनाना होता है तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण का वहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे घरों में भी जैसे कि पानी होता है ना, उसमें पहले कुआं होता था, उसमें विरंजक चूर्ण डाला जाता था जब पानी के जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु नष्ट हो जाए और पानी पीने लायक शुद्ध बन जाए। ठीक है दोस्तों, ये विरंजक चूर्ण हो गया। विरंजक चूर्ण को क्या करेंगे हम, परिभाषा में कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम सबसे पहले यहाँ से लिखिएगा कि क्लोरीन को कैसे प्राप्त करते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल और क्लोरीन बनता है, और उसी क्लोरीन को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन को रिएक्शन कराते हैं तो हमें CaO और Cl2 प्राप्त होता है, और अदरवाइज हमें जल प्राप्त होता है। वही विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण का योग हम समझ चुके हैं कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप ये फार्मूला इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। और इसके बाद जस्ट इसके बाद आता है कि बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा जिसे हम खाते हैं, जिसे हम खाते हैं, ऐसे भोजपुरी भाषा में ऐसे हम हमारे घर कहा जाता है खाने वाला सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जो कैल्शियम क्लोराइड ये CaOCl2 प्राप्त हुआ है इसका, उसी के साथ ऐसे ही रिएक्शन होगा। जैसे कि बेकिंग सोडा का प्रयोग हम डेली लाइफ में देख रहे हैं कि हमारे रसोई घर में भी यूज हो रहा है। जैसे कि हमें पूड़ी बनाना है या ब्रेड बनाना है या फिर कुछ ऐसी चीज़ बनाना है जो फूली हो, तो वहाँ पर जैसे पूड़ी क्यों फूल जाती है, पूड़ी हम खाते हैं पूड़ी सब्जी, तो पूड़ी क्यों कैसे फूल जाती है, पूड़ी को क्या करते हैं हम कि उसको एक उसमें क्या करते हैं बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा जैसे ही डालेंगे तो वो क्या कहती है, फिर उसके बाद जब पिसान वो जो होता है ना आटा को जब माड़ा जाता है तो उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, वो मुलायम हो जाता है। मुलायम जैसे ही होगा जब उसकी पूड़ी बनाएंगे तो वो फूल जाएगी, उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र कैसे होता है, कैसे बनता है, उसको आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र पहले देखते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है और ये जल है प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया NH3। ठीक है, सोडियम क्लोराइड H2O CO2 NH3 को जब हम एक ही मिक्स करते हैं, सोडियम क्लोराइड को याद रखिए, सोडियम क्लोराइड को, जल को, कार्बन डाइऑक्साइड को और NH3 अमोनिया को जब हम एक साथ मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है NH4, यहाँ पर N ले लेंगे NH4Cl, NH4 यहाँ पे 4 हो जाएगा
एन भी ले लेगा और Cl यहाँ, तो NH4Cl हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में NH4Cl हो गया, और यहाँ बचा सोडियम H2 बचा, H2 यहाँ पर नहीं हुआ है, O बचा और CO2, इसमें क्लोरीन तो भी क्या है, CO2 बचा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि Na बचा यहाँ पर, N हो गया NaH और CO2 है CO3, यहाँ पर CO3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बैलेंसी बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि बैलेंसी पीछे सीख चुके हैं आप। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, फिर उसके बाद जल को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फिर अमोनिया को लेते हैं। ये तीनों को मिक्स करा देंगे जब, तो सबसे पहले हमारा NH4Cl बनेगा और प्लस में NaHCO3 बनेगा। ठीक है, इसका यूज हम बता ही दिए हैं कहाँ कहाँ होता है, आपका खाने पीने में भी यूज होता है, इसका और जगह क्षारीय प्रकृति में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इसका शॉर्ट ले लीजिए कि आप अपने पेपर उसमें लिख लीजिएगा, जो नोट्स है उसमें लिख लीजिए। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? जैसे वॉशिंग सोडा कपड़ों को धोने के काम में आता है। जैसे हम अपने रोज़ाना कपड़े धोते हैं, जो हॉस्टल में होंगे कहाँ धोते होंगे, वो तो ऐसे ही रहते होंगे, हफ्ते में 1-2 बार धुल जाता होगा ड्रेस, तो हफ्ते 2 हफ्ते चल जाता है। लेकिन वॉशिंग सोडा इसका उपयोग कपड़ा धोने में और कागज़ उद्योग में इस प्रकार से किया जाता है। और पीछे हम बेकिंग सोडा पढ़े हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने वाला सोडा। अब उसी से रिलेट करके हम आपको बताएंगे कि जो बेकिंग सोडा का था, बेकिंग सोडा था NaHCO3, यही था बेकिंग सोडा, यही बेकिंग सोडा था आपका। सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर ना बेकिंग सोडा को क्या करेंगे कि इसको जब हम गर्म करेंगे, तो हम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा, Na2CO3। जब इसको बेकिंग सोडा को, जो खाने वाला सोडा है, उसको जब हम गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्राप्त होगा। और इसको Na2CO3 को जब हम 10H2O, जब 10 जल के 10 अणु रहने चाहिए, ये अणु को इंडिकेट करता है और नीचे वाला परमाणु को इंडिकेट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सोडियम जो होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, वो जल के साथ जब रिएक्शन इसका कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका धावन सोडा, वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये धावन सोडा हो गया। इसका उपयोग आपने सीख लिया कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जब भी आपको पेपर में पूछेगा कि धावन सोडा होता क्या है, धावन सोडा का आराम से बेकिंग सोडा से रिलेट कर दीजिएगा कि बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा का फार्मूला ये होता है NaCO3। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है। और Na2CO3 को जब हम क्रिस्टलीकृत करते हैं, ठीक है, वापस क्रिस्टलीकृत करने का मतलब है जब इसको जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा प्राप्त होता है। और धावन सोडा का यूज क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा का यूज हम कपड़े धोने के और अन्य प्रकार के यूज़ होते हैं उसके, जैसे कि हम कागज़ उद्योग में भी उसका यूज होता है, किसी चीज़ को धोने के होता ही है। और प्लस में जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी होता है। जब जल जो होता है, जो अस्थायी उसकी कठोरता होती है, उसको दूर करने की, जब उसको जल में डालेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि थाली में जब आप कोई तेली पदार्थ उसको लगा देते हैं
उसको धोना होता है तो आप दावन सोडा का यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। जैसे उसको लगाएंगे वो क्या करेगा कि वो बहुत छुएंगे, जब पानी में उसको टच करेंगे ना, वो गर्म जैसा फील होगा, महसूस होगा। तो वो क्या करता है, उसको हटा देता है, उसको मतलब जो चिकना पदार्थ है उसको अपने में रिएक्शन करा के उसको हटा देता है, तो वहाँ से तेली नुमा पदार्थ जो हट जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका यूज़ देख लीजिए। सबसे पहले ये होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कि जैसे आपको आप टूटी फूटी हड्डियाँ होती हैं, टूटी जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि आप जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं कि आप मतलब दिमाग तो इधर उधर चलता ही है कि जैसे कि आदमी का किसी कोई भी आदमी हो, जब कोई भी हड्डी उसकी क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। प्लास्टर जिप्सम एक पदार्थ होता है। ठीक है, जिप्सम एक पदार्थ होता है, जब उसको हम गर्म करते हैं, जिप्सम पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट ये प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट। और उसके बाद हमें उसी को कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम एक पदार्थ होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख लेते हैं। ये दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको इरेज कर दें पहले। ठीक है, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला होता है CaSO4। ठीक, CaSO4 इंटू 1/2H2। इसको बनाने के लिए जो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, इसको बनाने के लिए कुछ और यूज किया जाता है। जैसे कि हम इसको कैल्शियम सल्फेट है, Ca कैल्शियम ले लेते हैं यहाँ पर, कैल्शियम, और ESO4 ले लेते हैं, CaSO4, और प्लस में जैसे ही इसको जल के साथ, इसको भी जल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, इसको जब हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये आपका, एक सेकेंड, ये तो आपका इसका फार्मूला है CaSO4, और प्लस में जब हम इसको जल के साथ रिएक्शन कराते हैं 3/2H2, तो हमें आगे प्राप्त होता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको जल में रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद हमें CaSO4 ये हो गया, और प्लस में यहाँ पर आपका H2 हो गया। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O प्राप्त हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः जल उसमें लगाते हैं या जल के साथ फिर से उसको संयोग कराते हैं तो हमें क्या मतलब फिर से जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब जैसे कि आप देखेंगे डॉक्टर जब हड्डी पर लगाता है प्लास्टर, तो उस पर क्या करता है कि पहले वो लगा देगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको लगा देगा, और उस पर क्या करता है, जल की पर उस पर पानी को लेकर उस पर ऐसे ऐसे मालिश करेगा। उस पर क्या होगा कि पानी जैसे ही आएगा वो कड़ा, बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, हिलेगा लगा नहीं, तो वो सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्राप्त होगा। तो हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये फार्मूला, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जिप्सम है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख दें। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं CaSO4 इंटू 2H2O प्लस 3/2H2O। ठीक है, 3/2H2, इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, H2O प्लस 1/2H2O, इसको हम CaSO4 इंटू 2H2O
प्लस 3/2 है, 3/2 यहाँ भी है, जब इधर जाएगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, 3/2 3/2 4/2 हो जाएगा, H2O 4 से 4 गया 2 बचेगा, CaSO4 इंटू 2H2O प्लस 2H2O। जब इसको हम हीट करेंगे, जब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस CaSO4 इंटू 2H2O बचा, CaSO4 इंटू 2H2O प्लस H2O बचा, ठीक है, 2H2O। जब इसको हीट करेंगे तो ये जो जल है ये गायब हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2, ये आपका बचा, ठीक है। अब समझ में आया आपको? जैसे कि ये यहाँ जो इक्वेशन लिखे हैं CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का इक्वेशन हो गया। ये कैसे प्राप्त होता है? जब हम CaSO4 इंटू 2H2O को ये 3/2 जल और 1/2, यानी हमको 2H2O जल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये प्राप्त होता है, ये आपका CaSO4 इंटू 2H2O प्लस H2O। जब इसको हीट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर एक ही वीडियो में आपका ये अम्ल क्षार और लवण खत्म हो गया। आप जाइए YouTube पे, अगर कोई भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक ही वीडियो में बनाने का ये मोटो है कि आप आधा घंटा 45 मिनट अधिक से अधिक गया होगा। तो यदि आप पेपर के टाइम भी आप इस वीडियो को उठाते हैं तो एक ही शॉट में 1 घंटा बैठिएगा, आराम से 2x स्पीड पकड़ के आराम से देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये शॉर्ट बताए हैं जो किताब में बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा मतलब कि लिखा हुआ है उसमें, तो ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आएगा उतना ही पढ़िए, क्या जब बेफालतू का भरने का ज़रूरत है दिमाग में, तो जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़िए। बस ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा आप लोग, तो उसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और अपने दोस्तों की बताएं। अपने कोचिंग स्कूल जितने भी ग्रुप हैं उसमें आप भेज दीजिए इस वीडियो को कि एक ही शॉर्ट में आप आराम से ये अम्ल क्षार और लवण पढ़ सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो भी ऐसी ही लगभग में रहेगी, ठीक है दोस्तों, कि आपको आसानी रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।